अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपनी इस्लामिक फाइनेंस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने लगे हैं जो हमारे पास है इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट एंड कंपैरिजन बिटवीन लोन एंड डेट। विदाउट एनी वेस्ट हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट। इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास क्या है? इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट ये वो चीज़ है जिसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी दो पार्टीज आपस में मिलकर क्या करती हैं, कोई एग्रीमेंट करती हैं। किन बेसिस के ऊपर? किसी कंडीशन की बेस के ऊपर कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं और उन कंडीशंस की बेस के ऊपर जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पे हमने करना है? इस्लामिक बेस के ऊपर करना है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसके बेसिकली कितने रूल्स हैं? इसके बेसिकली 4 रूल्स हैं। हमारे पास आ सकता है रूल्स ऑफ इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट। इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से रूल हैं? तो बेसिकली कितने रूल्स हैं इसके? 4 रूल हैं। नंबर फर्स्ट रूल क्या कहता है? अ कंडीशन विच इज नॉट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट, जो अगेंस्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के, इज अ वैलिड कंडीशन। वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? वैलिड कंडीशन कहलाएगी। पहली कंडीशन वैलिड कहलाएगी जो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं होगी। दूसरी कंडीशन कौन सी है? वो कहते हैं विच सीम टू बी अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट दिखती है बट इट इज इन द मार्केट प्रैक्टिस, लेकिन मार्केट की प्रैक्टिस के अंदर मौजूद है। इस टाइप की कंडीशन को हम क्या करेंगे? नॉट वॉइड कर देंगे, क्योंकि इफ इट्स वाइडनेस इज नॉट प्रूवन विद द क्लियर इंजक्शन ऑफ द होली कुरान एंड सुन्नह, क्योंकि ये सुन्नत तो इसके अंदर क्लियरली प्रूवन नहीं है। अब मार्केट के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कि प्रैक्टिस में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जो है कार लेने जाते हैं, कोई एयर कंडीशनर लेने जाते हैं, यानी एसी लेने के लिए जाते हैं, और वो इस बेस पे सेल करता है क्योंकि कहता है विल प्रोवाइड हिम अ 5 ईयर गारंटी एंड 1 ईयर फ्री सर्विसेज। अब ये कंडीशन जो है ये पूरे मार्केट वाले सब देने, आप जिस जिसके पास दुकान पर जाएंगे एसी लेंगे वो आपको ये प्रोवाइड करेगा कंडीशन। तो आप क्या करेंगे? आप इस कंडीशन को इनवैलिड नहीं कहेंगे क्योंकि पूरी मार्केट के प्रैक्टिस में है, इसलिए ये कंडीशन इनवैलिड नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है? थर्ड, अ कंडीशन दैट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन सी होती है? जो कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है? अगेंस्ट होती है, उसके मुखालफत में होती है, एंड नॉट इन द प्रैक्टिस ऑफ मार्केट। ये क्या था? ये प्रैक्टिस में था। किधर था? ये इन मार्केट प्रैक्टिस में था, लेकिन ये क्या है? नॉट इन मार्केट प्रैक्टिस, मार्केट के प्रैक्टिस में नहीं है, बट इट इज इन फेवर ऑफ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ये किसी एक कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में होती है। बट एक कॉन्ट्रैक्टर, जैसे हम कहते हैं हम बहुत फेवरेबल पर्सन है उसके लिए, तो वो सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सिर्फ हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाएगी। अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अली जा रहा है, वो उसका फेवरेबल पर्सन है, तो वो सिर्फ उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाएगी। अगर अहमद जाएगा तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी जाएगी क्योंकि वो मार्केट प्रैक्टिस में नहीं है, तो वो सिर्फ एक पर्सन के फेवर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ he sells a car with the condition that he will use it on a fixed date every month, this contract will be void। वो कहता है अगर वो ये कहता है कि मैं इस कंडीशन पे सेल करूंगा कि वो इसे फिक्स इस डेट के ऊपर, महीने के ऊपर इस्तेमाल करेगी, या फिर वो पर्सन कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ इसको इस मंथ में जो है इस्तेमाल करूंगा, बाकी के इसलिए मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, या फिर दूसरा सेल बेचने वाला कहता है ये सिर्फ और सिर्फ इस मंथ के आपने इस पे जो है इसको इस्तेमाल करना है। तो ये टाइप की कंडीशंस जो है, ये टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये हमारे लिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इसकी फोर्थ कंडीशन हमें क्या कहती है? अ कंडीशन विच इज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट, वो कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में होती है, नॉट इन अ मार्केट प्रैक्टिस। एक तो ये मार्केट प्रैक्टिस में भी नहीं होती, दूसरी नॉट इन द फेवर ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में भी नहीं होती, मतलब इज नॉट अ वाइड कंडीशन। ये कंडीशन जो है एक वाइड कंडीशन नहीं कहलाएगी। अगर वो हम नहीं शामिल कर रहे हैं, मार्केट प्रैक्टिस में भी नहीं है और वे तो ये कंडीशन वाइड नहीं कहलाएगी। तो कहते हैं इसके कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स यहाँ पे वाइड कंडीशंस के और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कस किए गए हैं, और ये सारी चीज़ें किसके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं कि कंडीशन जो है हमारी वाइड है या नहीं है, इनवैलिड है या नहीं है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैसा है। ये कॉन्ट्रैक्ट इस बेस के ऊपर डिपेंड करता है जो हमने ऊपर 4 रूल्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं कि किसके ऊपर बेस करता है और किसके ऊपर बेस नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? वो कहता है कि ये जो चीज़ें इनसे हम कैसे बच सकते हैं, क्या तरीका हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेकर आए। तो वो कौन सी तरीका है? हमारे पास इस्लाम का इन्वॉल्वमेंट है कि इस्लाम की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ये हम इन चीज़ों से बच सकेंगे।
अब इन चीज़ों को हमें शरीयत ला के मुताबिक चलाना है। वो शरीयत ला हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताता है, हमें उन चीज़ों के मुताबिक चलना है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होती है? इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर हम देखते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी ऑफर से शुरू होता है कि मैं आपको ये चीज़ ऑफर कर रहा हूँ, इस्लाम में उस ऑफर को हम क्या बोलते हैं? इजाब। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कबूल। यानी इस्लामिक लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं? कबूल बोलते हैं, और ऑफर को हम बोलते हैं इजाब। ये दोनों चीज़ें जब दोनों पार्टीज के दरमियान में होती हैं, तब हमारे पास क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का आगाज होता है। ये ऑफर जो होती है बहुत स्पेसिफिक, क्लियर होती है, क्योंकि दोनों के लिए किसी भी किस्म का अनएम्बिगियस यानी कि कोई भी किस्म की फ्रॉडलेंट केसेस ये सब कुछ जाहिर नहीं करती, क्योंकि दोनों पार्टीज उस एग्रीमेंट को अच्छे से समझती हैं और उन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक चलती हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? ऑफर एंड एक्सेप्ट करते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? म्यूचुअल कॉन्सेंट। म्यूचुअल कॉन्सेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअल कॉन्सेंट्स का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो कि दोनों के एग्रीमेंट के ऊपर बेस करती हैं, यानी दोनों उन चीज़ों के ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर, उन कंडीशन के ऊपर फ्रीली एग्रीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ विलिंग होते हैं और एक दूसरे के किसी प्रेशर के अंदर काम नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं? म्यूचुअल कॉन्सेंट्स होते हैं। तो इट मस्ट बी गिवन फ्रीली एंड विदाउट एनी फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट, यानी किसी भी किस्म का कोई जोर जबरदस्ती उन पे नहीं की जाती। एंड वो कहते हैं पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विलिंगली, और दोनों पार्टीज क्या होती हैं? विलिंग होती हैं। एंड नाइदर शुड फील फोर्स और मैनिपुलेटेड इनटू द एग्रीमेंट, मतलब वो फील फ्री होती हैं, उन्हें कोई फोर्स नहीं किया जाता कि आपने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है और आपने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। जब दोनों एग्री हो जाते हैं, दोनों विलिंग होते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल कॉन्सेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें? म्यूचुअल कॉन्सेंट्स बोलते हैं, यानी दोनों एग्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन क्या होती है? लॉफुल कंसीडरेशन ये होती है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू हलाल, हलाल चीज़ों को, जो इस्लाम ने हमें हलाल चीज़ें बताई हैं इस्लामिक प्रिंसिपल ने, हम उसके मुताबिक उनको डील करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? लॉफुल कंसीडरेशन होती है। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व प्रोहिबिटेड आइटम एंड एक्टिविटीज, इसमें हमें बताया है हमें किन चीज़ों से बचना है और किन एक्टिविटीज़ से बचना है। जैसे कि हमें कहा है कि हमें किससे बचना है? अल्कोहल से बचना है, गैम्बलिंग से बचना है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? वॉइड है, इन चीज़ों से हमें बचना है, तभी हम इन चीज़ों के मुताबिक लॉफुल तरीके से अपने इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट को चला सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बहुत फेमस वर्ड है, बहुत फेमस पॉइंट है, सबको पता है इसका मीनिंग, इंटेंशन। हम कहते हैं कि भाई इस पर्सन की ये इंटेंशन है। इंटेंशन क्या होती है? नियत होती है, नियत होती है कि किस पर्सन की क्या नियत है। जब हम दो पार्टीज को लेते हैं, यानी एक पार्टी है हमारे पास पार्टनरशिप कर रही है, यानी दो पार्टीज हमने ले लिया जिन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो बोथ पार्टीज का जनरली इंटेंशन क्या होता है कि वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट के जो पॉइंट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स के अंदर कंडीशन रखी गई हैं, उनको क्या करें? वो अच्छे से फुलफिल करें। जो उनके ऊपर कंडीशन रखी गई हैं, जो ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारियां उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो उनको फुलफिल करें। अब ये क्या करती है? इंटेंशन शुड बी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड नॉट इन बाय ग्रीड और डिसऑनेस्टी। कहते जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो आपकी इंटेंशन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। आपके जहन में सिर्फ ये होना चाहिए कि जो मैं इस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, तो इस बंदे को अगर ना भी पता हो, अगर मैं इसमें फ्रॉड पॉइंट ऐड कर देता हूँ, तो अल्लाह को पता है कि इसमें क्या फ्रॉड ऐड किया है मैंने या नहीं किया। तो आपकी इंटेंशंस अल्लाह को देखकर होनी चाहिए, ना कि आपकी इस एग्रीमेंट में किसी भी किस्म की डिसऑनेस्टी होनी चाहिए या किसी भी किस्म की ग्रीड, कोई लालच होनी चाहिए, ना बेईमानी हो, ना लालच होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कहता है जी? सर्टिनिटी एंड क्लियरिटी, यानी कि आप किसी भी किस्म का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा शामिल ना करें जो क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट्स क्रिएट करें। तो हमें ऐसे पॉइंट से क्या करना है? अवॉइड करना है। तो तमाम पॉइंट्स पार्टी के लिए फुली अवेयर होनी चाहिए कि बाद में हम ऐसा ये ना कहें कि ये पॉइंट मैंने लिखा था, इसका मतलब ये बनता है। मतलब अगर मैंने ये लिखा है कि आपने इसको 10% पार्टनरशिप देनी है, तो आप पहले तो मांग गए 10% पार्टनरशिप देनी है, बाद में आप ये कहें जी मेरा मतलब ये था कि अगर आप काम करेंगे तो आपको 10% मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया, लेकिन मैंने साथ इसका ये वर्ड भी लिखा था। तो वो मतलब आप बाद में उस पार्टी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें,
तो लेकिन आपका इंटेंशन पहले चेंज था कि आपने ऑनेस्टी से उसको सब सब बताया, लेकिन जब आपके पास देने का टाइम आया आपने क्लियरिटी नहीं की, आपने जो अपनी इंटेंशन चेंज कर ली, ग्रीड आपने की, आपने लालच करी, तो ये भी हमारे पास क्या है, अगेंस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, फेयरनेस एंड इक्विटी। फेयरनेस एंड इक्विटी में क्या करना है, हमने हर चीज बराबर के मुताबिक होनी चाहिए, किसी के साथ किसी भी किस्म का अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अनजस्ट enrichment, exploitation, and excessive uncertainty in contracts are discourages. Contracts should aim to benefit both parties. वही बात है, किसी भी किस्म की excessive uncertainty नहीं करनी, कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए जो बेनिफिट हो दोनों पार्टीज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी वही बात जो हम कर रहे हैं दोनों पार्टीज के साथ, उस बात की हम पूरी जिम्मेदारी लें कि ये चीज़ पूरी फुलफिल की जा रही है, जो ड्यूटीज़ उनको दी गई हैं वो सारी ड्यूटीज़ पूरी हो रही हैं, उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां लगाई गई हैं वो जिम्मेदारियां फुलफिल हो रही हैं, ये सब हमें देखना है, इन सब के ऊपर हमें बेस करनी है सारी चीज़। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, प्रोविजन ऑफ गरार एंड मिसर। गरार और मिसर को हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि क्या होते हैं। अब हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इन्वॉल्व एक्सेसिव अनसर्टेनिटी। एक्सेसिव सर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी हमारे पास गरार होती है। और गैम्बलिंग, गैम्बलिंग हमारे पास क्या होता है, माइसर होता है। ये हमने डिटेल से लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, काफ़ी नोट्स से इसके तमाम मैंने आपको जो है प्रोवाइड किया, पूरा लेक्चर इस गरार के ऊपर और माइसर के ऊपर। ये सारे जो है इस्लाम में क्या है, अलाउ नहीं है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होंगे तो इसका मतलब यकीनन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कंसिडर किया जाएगा, वॉइड कंसिडर किया जाएगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इस्लाम के अगेंस्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वक्फ, वक्फ कर देना एंड अमाना। अमाना के ऊपर भी मैंने लास्ट लेक्चर आपको दिया है, अमाना के ऊपर उस अमानत को भी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि अमानत क्या होती है, कुरान मजीद में अमानत के बारे में क्या कहा है। अब हम वक्फ का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो वक्फ भी हमें बता रहा है कि किसी भी चीज़ को आप कहते हैं ना कि अल्लाह की राह में वक्फ कर देना, मतलब दे देना किसी को भी, जिसमें आपके लिए कोई पर्सनली ज़ाती मकसद शामिल ना हो, कोई आपका स्पेसिफिक पर्पस ना हो। तो कहते हैं वेयर वन पार्टी इंटरेस्ट क्या करी है, इंटरेस्ट करी है प्रॉपर्टी और फंड्स टू अनदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कि वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहे, ऑफन विद चैरिटेबल और रिलीजियस इंटेंशन की वजह से, सिर्फ रिलीजियस इंटेंशन और चैरिटेबल इंटेंशन की वजह से, ना कि अपनी ग्रेड इंटेंशन की वजह से वो दे रहे। इनफोर्सिबिलिटी, इनफोर्सिबिलिटी क्या होता है, इस्लामिक काउंट एंड लीगल सिस्टम recognized and enforce a valid contract provide they adhere to the principles mentioned above। वो कहते हैं इन्फोर्सिबिलिटी का क्या मतलब, ये कहता है कि वो तमाम जो प्रिंसिपल्स ऊपर बताए गए हैं उनके मुताबिक हमें तमाम लीगल और कोर्ट के मुताबिक काम करना है। एक तो हमें सिर्फ इस्लाम के साथ तो चलना है, लेकिन जो हमारी कंट्री के अंदर लीगल लॉज हैं, जो कोर्ट ने लॉज बनाए हैं, इस्लामिक कोर्ट ने, हमें उनको भी साथ लेकर चलना है। तो हमने किसी भी किस्म के वायोलेशन नहीं करनी है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी वॉलंटरीली विद क्लियर एंड लॉफुल टर्म्स शामिल होने चाहिए, जिसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ पूरा फुलफिल ऑब्लिगेशन हो कि हमने तमाम ड्यूटीज़ को फुलफिल करना है, किसके मुताबिक, इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक। इसमें किसी भी किस्म की प्रोविजन शामिल नहीं करनी, जैसे कि गरार या फिर मैसर टाइप की और भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस और बहुत सारी प्रोविजन हैं जो हमें शामिल नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है जी, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इस्लामिक फिक्का जो है कहते हैं सम कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच दैट राइट एंड ऑब्लिगेट। बहुत से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल राइट होते हैं और ऑब्लिगेट होते हैं, हमें उनको फुलफिल करना होता है। हम कॉन्ट्रैक्ट किसके पास करते हैं, हम कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी के मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं, और बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट में नहीं शामिल होते, एजेंट होता है। तो एजेंट जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बिहाफ के ऊपर कर रहा होता है। वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे पास, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, इजारा होता है, इस्तिस्ना होता है, सालम होता है। अब कुछ वर्ड हमारे पास नए आए हैं, जैसे सेल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया। अब हमारे पास इजारा है, इस्तिस्ना है, सालिम है। ये हम अपना जो लेक्चर डिस्कस किया हमने मोड्स ऑफ फाइनेंस, उस लेक्चर में हमारे पास ये डिटेल से है। मोड्स ऑफ फाइनेंस में इजारा, इस्तिस्ना, सालिम क्या होते हैं, ये तमाम प्रिंसिपल्स हैं और ऑब्लिगेशंस हैं जिन्हें हमें फुलफिल करना है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब जैसे कि इस्लामिक प्रिंसिपल के अंदर निकाह है, निकाह की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप निकाह के पेपर के ऊपर साइन ज़रूर करते हैं, लेकिन उस साइन के अंदर आपके पास क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, राइट्स आते हैं और जिम्मेदारियाँ आती हैं, ऑब्लिगेशन आती हैं कि आपने किन को फुलफिल करना है, किसको फुलफिल नहीं करना है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास किस में है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। अब जब अगर हम निकाह की बात करें, इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, तो हमने दो चीज़ें ज़रूर देखी हैं जो हमारे पास निकाह के अंदर ऑब्लिगेशंस में आती हैं, जिनको भी हमें फुलफिल करना लाजमी है। जो कि आपने कॉमनली सुना होगा, मौजल गैर मौजल, ये दो वर्ड्स होते हैं जो निकाह के अंदर यूज होते हैं। तो वो क्या होती है, वो ऑब्लिगेशन है जिनको हमें फुलफिल करना है, वो राइट्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है उसको उसके मुताबिक फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, कंपैरिजन बिटवीन लोन एंड डेट्स। लोन और डेट्स क्या होते हैं? लोन को हम क्या कहते हैं, लोन इज अ फंजिबल आइटम। ये कौन सा आइटम होता है हमारे पास, फंजिबल आइटम होता है। अब वो फंजिबल आइटम क्या होता है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होती है, मनी इंक्लूड होती है, दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी, यानी एक जो लेंडर है देने वाला एंड अनदर बोरोवर है लेने वाला, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को मनी ट्रांसफर की जाती है। जिसके अंदर हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ फ्यूचर डेट्स इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, कुछ हम जब लोन लेते हैं तो उसके अंदर लोन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो जो लोन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्द अल कर्ज बोलते हैं। लोन कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, अक्द अल कर्ज बोलते हैं लोन कॉन्ट्रैक्ट को। दूसरी साइड पे डेट है, डेट को हम क्या कहते हैं, देन, यानी देने वाला जो हमें डेट दे रहा है। तो कहते हैं इन एनी लायबिलिटी दैट अराइजेस फ्रॉम सेटलमेंट इन डेफर्ड टू द फ्यूचर। ये फ्यूचर के बेस के ऊपर होता है कि आज आप मुझे पैसे दे रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट फ्यूचर में आपको इतने पैसे दूंगा। ये क्या है, लोन को वापस करने का तरीका है जो सेटलमेंट की जाती है। अब फॉर एग्जांपल इज अ डेफर्ड प्राइस और अनसेटल्ड प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, लाइकवाइज एन अनपेड रेंट। जो अनपेड रेंट है, यानी आप पूरा महीना रहते हैं, उसके बाद रेंट आप बाद में पे करते हैं, तो ये क्या है, उजरा है, यानी बदल है रहने के, उसको जो आप देते हैं वो भी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरह आप कार ले लेते हैं, आप कार इस्तेमाल करते हैं और बैंक को ऐसा ऐसा पैसे देते रहते हैं, लीज के ऊपर ले लेते हैं, क्या है, अकद इजारा। कॉन्ट्रैक्ट को हम बेसिकली बोलते हैं अकद, और लीज को हम बोलते हैं इजारा। तो हमने क्या किया, अकद इजारा किया, ये भी सब हमारे पास डेट की फॉर्म आ जाती है, वो लोन की फॉर्म आ जाती है। अब डेट को भी और हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखते हैं कि ये क्या है, डेट और लोन। तो एवरी लोन इज अ डेट, हर लोन डेट हो सकता है, बट हर डेट लोन नहीं हो सकता। अब लोन और डेट में भी काफ़ी फ़र्क है, अभी हम इसको डिटेल से नीचे डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है जो लोन को और डेट को अलग करता है। मतलब तो हमें इसका दोनों का कर्ज ही नज़र आता है, लेकिन क्या चीज़ें होती हैं जो हमें अलग करती हैं, तो वो हम इन चीज़ों को बेसिकली डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। ओरिजिनेट जो डेट है वो सिविल इंक्लूड करता है, वो पर्सन से रिलेटेड होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी अपने दोस्त को लोन दिया, वो डेट कहलाएगा, क्योंकि वो मेरी शर्तें मेरे मुताबिक है, मैं उसको लोन का ही पूरा पैसा लूँ, उसके साथ इंटरेस्ट लूँ ना लूँ, ये डेट है। लेकिन बैंक से जो आप लोन लेते हैं अपने बिजनेस उसके लिए, किसी भी उसके लिए, बैंक का तो फिक्स है कि बैंक ने आपसे इंटरेस्ट लेना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम अपना कंपैरिजन डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें कहते हैं डेट क्या होती है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है जो एक पार्टी को दूसरी पार्टी के ऊपर होती है। लेकिन लोन जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेट है, जिसमें जो बोरिंग मनी है वो किस बेस के ऊपर रीपे की जाती है, एग्रीमेंट बेस के ऊपर, यानी इसमें रिटर्न एग्रीमेंट किया जाता है। इसकी नेचर कैसी होती है, ये बियॉन्ड बोरिंग मनी होती है, बस एक बोरो कर ली, मैं गई, मैंने जाके अपनी फ्रेंड से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, उससे मैंने ले लिए, हमारे पास क्या हो गया, डेट। लेकिन मैं गई, मैं जाके बैंक से कहा कि मुझे लोन चाहिए, बैंक मुझसे पूरी तफ्तीश करेगा, वो मुझसे पूछेगा कि आपको किस चीज़ के लिए लोन चाहिए, आपने क्या करना है, आप किस तरीके से मुझे वापस करेंगे, क्या टर्म एंड कंडीशन होगी। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन रीपेमेंट ये होती है, ये हमारे पास किससे होती है, लोन की बेस के ऊपर होती है। अब वैरायटी की बात करें तो डेट में हम क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस भी आ जाते हैं, मॉर्गेज भी आ जाते हैं, पर्सनल लोन भी आ जाता है, स्टूडेंट लोन भी आ जाता है। लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं लोन की, तो लोन के अंदर जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर्ड बोरोइंग विद फ्लेक्सिबल एंड वेरिएबल रीपेमेंट टर्म्स। यानी कि मैंने बैंक से लोन लिया है तो वो मुझे कहेगा कि आपने 5,000 रुपये
कितने आपने 5,000 रुपये मुझे मंथली देने हैं, ये क्या है, एक फिक्स्ड है। और उसके बाद आपने 10% इसके साथ मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। अब ये क्या है, ये वेरिएबल पेमेंट भी आ जाती है साथ, क्योंकि जब हम 10% इंटरेस्ट देंगे, आज का हम 5,000 रुपये 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, नेक्स्ट को फिर पेमेंट जो जितनी टोटल हो जाएगी उस पर हमें ये देना पड़ेगा। इस तरह हमारे पास इंटरेस्ट वगैरह आते जाते हैं और ये एक तरीके से रीपेमेंट टर्म होती हैं, जो टर्म्स लगा दी जाती हैं। डेट के अंदर ये रिटर्न एग्रीमेंट और ये टर्म्स नहीं होती। इसकी अगर हम रीपेमेंट टर्म देखते हैं डेट की, तो कहते हैं इसमें किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर्ड रीपेमेंट नहीं होता कि आपने मंथली मुझे 5-5 हज़ार देने हैं, इस मंथ आपने 7 देना है, इस मंथ 5 देना है, इस मंथ इतना देना है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, लोन के अंदर आती है। इसमें स्ट्रक्चर्ड पेमेंट की हुई होती है, आपको एक शेड्यूल बनाकर दे दिया जाता है, आपको पता होता है कि आपने इस मंथ के अंदर इतना पेमेंट करना है, इस मंथ में इतना पेमेंट करना है, इस मंथ के अंदर आपको इतना इंटरेस्ट पे करना है और इस मंथ में आपको इतना इंटरेस्ट पे करना है। अब पर्पस क्या होता है इस चीज़ का, कहते हैं कैन अराइजेस फ्रॉम वेरियस ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। एंड सेकेंडली क्या है लोन का, कहते हैं इट्स स्पेसिफिक पर्पस। लोन का क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे मैंने आपको बताया घर खरीदना है, फाइनेंसिंग एजुकेशन करनी है, कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। लेकिन इसके अंदर हम ऐसे ही ट्रांजेक्शन कर देते हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड आपको कॉल करता है कि यार मुझे 5,000 रुपये चाहिए, आप मुझे जेस कैश कर दो। आप उससे पूछेंगे ही नहीं कि भाई आपको ये क्यों चाहिए, आप उसको जस्ट ऑन अ फ्रेंड बेस आप उसको फ्रेंड जोन में आप उसको कर देंगे। ये होता है पर्पस, कि कोई भी पर्पस हो आपने ट्रांजेक्शन कर दिया। लेकिन दूसरे में पर्पस क्या है कि आपने स्पेसिफिक पर्पस है, आपने उसे बताया कि मैंने घर के लिए किया है या फाइनेंसिंग एजुकेशन के लिए किया, आपको वो बताना पड़ता है कि आपने किसके लिए किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीगल एग्रीमेंट है। लीगल एग्रीमेंट क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर जो डेट में कोई लीगल एग्रीमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। अब आपने पैसे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आपने अपने दोस्त को पैसे दिया, वहाँ पर लीगल एग्रीमेंट करेंगे, आप बिल्कुल लीगल एग्रीमेंट नहीं करेंगे अगर आपका वो दोस्त है तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वॉल्व फॉर्मल लीगल एग्रीमेंट्स। और लोन के ऊपर लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। अगर आपने में से किसी ने लोन लिया है बैंक के साथ, तो आपको पता होगा कि लीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, बैंक के बहुत पेपर्स होते हैं, उसके बाद जाकर आपको लोन दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इंटरेस्ट रेट। तो मैंने आपको बताया कि डेट के अंदर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता शामिल, क्योंकि आप अपने फ्रेंड से तो जाके इंटरेस्ट रेट लेंगे नहीं। और उसके बाद टिपिकली जो लोन की बात करें तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, और इंटरेस्ट रेट बाज़ औक़ात फिक्स होता है और बाज़ औक़ात क्या होता है, वेरिएबल होता है, कि कभी आपने 10% देना है, कभी आपने 20% देना है, इस तरह वेरिएबल करता है। नंबर नेक्स्ट क्या है, सिक्योर्ड है एंड सिक्योर्ड। ये सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी हो सकता है, डिपेंड करती है किसके ऊपर, सर्कमस्टांसिस के ऊपर, कि आपने किस बेसिस के ऊपर सामने वाले को लोन दिया है। और ये जो होता है ये सिक्योर्ड होता है, कोलेटरल। कोलेटरली ये सिक्योर्ड होगा और अनसिक्योर्ड बेस करेगा क्रेडिट वर्थनेस के ऊपर। अगर थोड़ा बहुत लोन लिया तो आपको किसी भी किस्म की सिक्योरिटी नहीं रखवानी पड़ती, लेकिन अगर आपने बड़ा लोन लिया है, घर के लिए जैसे लोन लिया, तो आप घर के पेपर्स वगैरह रखवाते हैं। तो ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड उसके ऊपर बेस करते हैं कि आपने कितने क्रेडिट वर्थनेस के आपने लोन लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेंडर रिलेशनशिप। कि लेंडर की रिलेशनशिप क्या होती है, मैन इन्वॉल्व मल्टीपल क्रेडिटर्स और पार्टीज टू होम द डेट से। इसके अंदर मल्टीपल पार्टीज क्रेडिटर्स में इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक लेंडर ही होता है जो आपको प्रोवाइड करता है फंड्स टू अ बोरोवर। जैसे कि मैंने एग्जांपल ली एक बैंक की, बैंक ही आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बैंक ही आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके अंदर लेंडर में डिफरेंट पार्टीज हो सकती हैं। जैसे आज एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास आसिम ने जो है आज जो है वो लोन दिया है हसन को, तो हमारे पास क्या होगा, आज आसिम लोन दे रहा है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है उस दूसरे पर्सन को अली लोन दे रहा हो। तो कुछ भी हमारे साथ किया जा सकता है, पर्सन चेंज हो सकते हैं, लेकिन लोन के अंदर अगर बैंक दे रहा है तो हमें बैंक को ही करना है, और नेक्स्ट टाइम भी बैंक ही प्रोवाइड करेगा लोन, अगर कोई और दूसरा लेने जाएगा। आज का हमारा लेक्चर इस बेस पे था कि इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन लोन एंड डेट क्या होते हैं। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया और डिटेल से हमने डिस्कस किया फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए जब तक अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।